गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज का आपने जो इससे पहले तक पढ़ लिया है वो 4 चैप्टर तक आपने कंप्लीट कर लिया है विज्ञान में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। क्या है? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं बहुत ही मतलब जो छोटे होते हैं, जो हमें नग्न आँखों से ऐसे दिखाई नहीं देते, मतलब जनरली दिखाई नहीं देते। अगर हम उसे उसकी संरचना जो है हमें ऐसे दिखाई नहीं देगी कि किस प्रकार की है, लेकिन अगर हम उसे किसी लेंस से देखें या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तब उनकी संरचना हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी, है ना, हर जगह पाए जाते हैं। और पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं, जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे अभी हम एक एक करके जब पढ़ेंगे उसे, तब आपको समझ में आएगा कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी आपको दूं कि जैसे हम लोग बहुत पुराना खाना रख देते हैं, या मतलब खाने को थोड़े टाइम तक जब रख देते हैं, तब क्या होता है, उस पर बहुत सारी, आपने देखा होगा, फफूंद जम जाती है ना, या वो किसी और प्रकार से भी खराब होने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं? सब सूक्ष्म जीव होते हैं। हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हवा में भी, चाहे क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देते इसलिए हमें लगता है कि कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह उपस्थित होते हैं। जैसे कि एक सूक्ष्म जीव होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? मनुष्य की आंत में रहता है, परजीवी के रूप में। परजीवी मतलब जो दूसरों पे डिपेंड हो, परजीवी के रूप में रहता है। और उससे कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पेचिस रोग। पेचिस मतलब जैसे पेट खराब हो जाता है ना, लूज मोशंस होने लगते हैं, तो वो रोग उत्पन्न करता है। और कुछ पौधे भी आपने देखा होगा खराब हो जाते हैं, लगे लगे उस पर बहुत सूक्ष्म जीव, चाहे वो फफूंद लग जाए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या होता है, तो ये सूक्ष्म जीव रोग भी उत्पन्न करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मतलब लाभदायक भी होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए, अब इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। टाइप्स ऑफ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव के प्रकार। टाइप माने प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ये गलत लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग इसकी। तो अब देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वायरस भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, फिर बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे हम बोलते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव है। एल्गी, जो हम काई जिसे बोलते हैं, है ना, काई जम जाती है पानी के, जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, जहाँ से पानी, नाली वगैरह में आप लोग देखते हैं घरों के में या घर के बाहर, तो जहाँ से पानी निकलता होता है वहाँ पर काई जम जाती है हरे कलर की। ठीक है, मोस्टली हरे कलर की आपने देखी होगी। ठीक है, और जो फफूंद जम जाती है खाने पर, अगर हम खाना रख दें, रोटी रख दें, ब्रेड रख दें, कुछ भी रख दें, तो क्या होता है? फफूंद जम जाती है। उसी को हम फंजाई या फंगस कहते हैं, या फफूंद कह लो या कवक कह लो, सब एक ही नाम है। ठीक है, चलिए, ये इतने प्रकार थे सूक्ष्म जीव के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो ये सारे सूक्ष्म जीव हैं। वायरस है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई, ये सारे क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्या है? बैक्टीरिया।
सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा में, मिट्टी में, जल में, है ना, नमी युक्त स्थानों पर हर जगह पाए जाते हैं। और इनकी जो आकृति होती है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ, ये जो आप देख रहे हो ये किस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, दंडाकार या बेलनाकार कह सकते हो आप। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो केवल ऐसे ही नहीं होते, वो केवल गोल भी होते हैं, वो स्पाइरल भी होते हैं। अब आप देखिए किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए गोल भी है ना, दो आपस में जुड़े हुए गोल वाले भी हैं। फिर ये देखिए बहुत सारे ग्रुप में इस प्रकार से भी होते हैं, ये इस चेन के रूप में भी होते हैं, एक लंबाई में एक दूसरे से जुड़े हुए। ये स्पाइरल की फॉर्म में भी होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके। ये देखिए दंडाणु जो आपने अभी पीछे देखे पिछले स्लाइड में, ये देखिए ये है, ये आपको दंडाणु बोलते हैं इसे, या छड़ के आकार के भी बोल सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार के भी होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले। और फिर ये कैसे होते हैं, विब्रियो यानी कॉमा के आकार के, ऐसे करके। ये देखिए कॉमा जैसा लग रहा है ना, तो ये क्या है, इस प्रकार के। तो जीवाणु जो होते हैं वो बहुत आकृति के होते हैं। अब इनकी कुछ संरचना के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए कुछ इनकी संरचना, अगर हम एक संरचना इसकी देखें तो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, इनके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति। मतलब ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। उसके बाद इनके चारों, मतलब ये जो कवरिंग होती है कोशिका भित्ति, ये इनको आकार प्रदान करती है, इनकी सुरक्षा करती है, इनके मतलब जो आकार होता है उसको प्रदान करती है। उसके बाद इनके चारों तरफ ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, है ना, ये जो पतला वाला ये कोशिका भित्ति हो गई, इसके चारों तरफ ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल क्या करता है, ये इसके चारों तरफ, इसके शरीर के चारों तरफ एक कठोर आवरण बनाता है, ठीक, ये तो इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। उसके बाद इनमें क्या होती है, एक धागे जैसी संरचना, ये जो आपको दिख रही है, ये बहुत लंबा सा, ये जो तंतु जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसे कहते हैं कशाभिका। क्या बोलते हैं, कशाभिका, इसे क्या बोलते हैं, कशाभिका। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो इन्हीं कशाभिका की सहायता से जाता है, गति करता है। जैसे हम कैसे गति करते हैं, पैरों के द्वारा गति करते हैं ना, तो ये कैसे गति करता है, इनके द्वारा, कशाभिका के द्वारा गति करता है, ठीक है। और इनमें जब अनुकूल जो परिस्थिति होती है, अनुकूल का मतलब क्या, जो हमारे अकॉर्डिंग हो, है ना, तो इनके अकॉर्डिंग जब इनकी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो उनमें इनकी संख्या ये अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे हर जीव क्या है, संतति उत्पन्न करता है, मतलब संतान उत्पन्न करता है। तो इसी तरीके से ये जो जीवाणु है अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो इससे एक जीवाणु से बहुत सारे जीवाणु बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है साइनोबैक्टीरिया। क्या है ये, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, फिर से मैं लिख देती हूँ, साइनो बैक्टीरिया। पहले साइनोबैक्टीरिया को एक एल्गी माना जाता था, एक शैवाल माना जाता था, शैवाल के समूहों में रखा, शैवाल मतलब जो मैंने अभी आपको बताया काई जिसे बोलते हैं, उनके ग्रुप में रखा जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इन्हें जीवाणुओं के साथ रखा जाने लगा, मतलब ये माना जाने लगा कि ये भी एक प्रकार के क्या हैं, जीवाणु हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आप ये ग्रीन वाला ये देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। और इनके बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट।
हम इन्हें बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो इन हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना, मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करना, स्थिरीकरण करना। स्थिरीकरण का मतलब ये होता है उनको, जो जैसे पौधों को क्या होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऐसे ही पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन को, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उन्हें ऐसे ही नहीं ले सकते, ये क्या करते हैं, उसको उसका रूप बदल के लेते हैं, तो उसे बोलते हैं स्थिरीकरण। मतलब तो जो साइनोबैक्टीरिया में ये जो सेल पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, ये नाइट्रोजन का रूप बदलने में सहायक होती है। उसके बाद जो है वो अदर जो पौधे होते हैं, दूसरे पौधे, वो ले सकते हैं उस नाइट्रोजन को चेंज होने के बाद। और चेंज कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि चेंज करते हैं, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होती है उसमें एक प्रकार की सेल पाई जाती है हेटेरोसिस्ट, और हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, जो कि पौधों के लिए उपयोगी होती है नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गई साइनोबैक्टीरिया की बात। अब हम करेंगे वायरस की बात। ठीक है, अब देखिए वायरस भी क्या है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। और ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। आप देख रहे होंगे कि इस समय कोरोना वायरस बहुत चला, तो वो भी क्या है, एक वायरस का प्रकार है। तो वायरस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। ठीक है, जो एक प्रकार के तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ये इनका अच्छा क्या काम होता है कि एक स्वतंत्र रूप से संख्या नहीं बढ़ा सकते। मतलब अगर ये एनवायरनमेंट में है, पर्यावरण में मौजूद है, सरफेस पे किसी, मान लीजिए किसी सरफेस पर हैं, तो ये एक तरीके से निर्जीव का काम करते हैं। ये अपना विभाजन नहीं कर सकते, ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इन्हें प्रजनन के लिए, मतलब अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक जीवित कोशिका के अंदर जाना होता है। जीवित कोशिका मतलब किसी भी जंतु के अंदर, है ना, कोई भी जीवित कोशिका हो सकती है, उसके अंदर इनको प्रवेश करना पड़ता है। तभी तो देखिए आप, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो अगर किसी के अंदर पहुंच जाएगा तो क्या होता है, अंदर जाके इसकी संख्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और संख्या बढ़ने के बाद क्या होता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं इन मनुष्य को। अगर किसी चीज़ की संख्या अंदर बढ़ जाएगी, श्वास नली में, फेफड़ों में, है ना, तो क्या होगा, जो हमारी क्रियाएं हैं, मतलब हमारी बहुत वैसे जैविक क्रियाएं जो हैं वो बाधित होंगी, रुक जाएंगी, तभी तो रोग होते हैं, है ना। तो ये अभी आपने कोरोना वायरस देखा, तो कोरोना वायरस क्या है, जाकर फेफड़ों में अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन लेने का, सांस लेने की क्रिया है वो प्रभावित होती है ना। तो इनको प्रजनन के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। और ये जो विषाणु होते हैं घातक रोग उत्पन्न करते हैं, आपने देख ही रहे हो, है ना। तो और कौन कौन से, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार के वायरस। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, विषाणु की खोज की थी, जिनका नाम क्या है, इवानोवस्की। क्या नाम है, इवानोवस्की। इन्होंने क्या किया था, विषाणु की खोज की थी, और कब की थी, 1892 में, 1892 में। ठीक है, तो इनको क्या माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्यों माना जाता है, क्योंकि बाहर तो ये निर्जीव की तरह कार्य करते हैं, और जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, या किसी जंतु के अंदर या मानव के अंदर पहुंचते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये किसकी तरह कार्य करने लगते हैं, एक सजीव कोशिका की तरह, है ना। तो इन्हें ना तो सजीव माना जाता है ना निर्जीव माना जाता है, क्या माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ ये भी क्या है, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, मिट्टी में, जल में, कहीं भी पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमीबा का नाम, अमीबा सुना है, और क्या सुना है, पैरामीशियम सुना होगा। क्या सुना है, पैरामीशियम।
पैरामीशियम। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, पैरामीशियम ही तो है ना। और ये क्या है, अमीबा। तो अमीबा में क्या होते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, ऐसे करके कुछ इस प्रकार की संरचना होती है और अंदर इसके केंद्रक वगैरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये निकली हुई संरचना, ये कहलाते हैं कूटपाद। कूटपाद का मतलब क्या होता है, कूट मतलब झूठा, है ना। इसकी संरचना फिक्स नहीं होती, कोई एक निर्धारित नहीं होती कि ऐसी ही रहेगी, बल्कि क्या होती है, चेंज होती रहती। अभी ऐसी है तो थोड़ी देर में ये कुछ ऐसी हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, इनके कूटपाद होते हैं, झूठे पैर होते हैं। अभी यहाँ बने, थोड़ी देर में कहीं और बन जाएंगे। तो फिक्स नहीं है इनकी संरचना, कैसी, फिक्स नहीं। तो इसमें कूटपाद पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ और प्रकार के भी प्रोटोजोआ होते हैं, वो क्या होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये परजीवी के रूप में हमारी आंत में पाया जाता है। और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, पेचिस रोग। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ वो होते हैं, ये प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, ये अमीबा हो गया, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोआ। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए प्रोटोजोआ के टाइप है। प्रोटोजोआ में कौन कौन से, ये देखिए पैरामीशियम है, ये अमीबा है ना, ये यूग्लिना है। जैसे देखिए ये क्या है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ये क्या है, अमीबा। और ये क्या है, यूग्लिना। ठीक है, तो ये कुछ कैसे क्या थे, प्रोटोजोआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है कवक की बात। तो कवक आपने देखा होगा, बहुत दिनों तक ब्रेड रख दें, रोटी रख दें, कुछ इस प्रकार की चीज़ें रख दें, तो उस पर इस ऐसे करके फफूंद जम जाती है। देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो कुछ इस प्रकार से, तो ये फफूंद भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ, देखिए ये ब्रेड है, इसको अगर हम हैंड लेंस से देखें या किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखेगी। जैसे ये संरचना कुछ इस प्रकार की होती है ना। तो ये भी हमारे लिए लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो ये ब्रेड पे जम जाती है, तो कैसी हो गई, ये कैसी हो गई, हानिकारक हो गई, है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी फफूंद या कवक भी पाए जाते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। क्या होती है, पेनिसिलियम। बहुत प्रकार की कवक होते हैं, है ना। तो पेनिसिलियम से एक औषधि बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन। क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम से कौन सी औषधि बनती है, पेनिसिलिन। और जो ये ब्रेड पे लगी हुई दिख रही है, ये हानिकारक होती है। ये बहुत और टाइप की भी होती है ना। तो ये थे कवक। और जैसे पौधों में भी लग जाती, पौधों में लगती है पक्सीनिया। तो पूरी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। पक्सीनिया ये किसकी फसल में लगती है, गेहूं की फसल में। ठीक है, तो ये क्या करती है, पूरी फसल को ख़राब कर सकती है। और बहुत सारे कवक से दाद हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा स्किन पर दाद हो जाता है ना। तो ये सारे जो थे कवक। और जो ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने इसकी खोज की थी, पेनिसिलियम कवक की, और औषधि का निर्माण जो है वो हुआ था इस कवक से। ठीक है, अब एक लास्ट आपका बचा। और देखिए हाँ, ये जो है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फफूंद होती है वो लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो हानिकारक वाली तो मैंने बता दिया कि ब्रेड को ख़राब कर सकती है ना। और रोग दाद उत्पन्न कर सकती है
और ये कहाँ नमी नमी वाली जगह पर अक्सर पाई जाती है। जहाँ पे नमी हो जाती है तभी कहते हैं कि बरसात के दिनों में कपड़ों को या और गीली चीज़ों को, गीली वस्तुओं को नहीं छोड़ना चाहिए हमेशा। जैसे तौलिया वगैरह होती है ना, टॉवल वगैरह होती है, उसे हम धूप में सुखाना चाहिए। कोई भी गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि उसमें कवक लगने की संभावना रहती है, जिससे कि रोग उत्पन्न हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है ना। तो और कुछ जो लाभदायक कवक होती है, जैसे कि आपने मशरूम खाई होगी, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की कवक है। क्या खाते हो आप? मशरूम। जो कि मशरूम में क्या होती है, बहुत सारी प्रोटीन होती है ना, बहुत सारी प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखती है। तो लाभदायक भी है और कैसी है, हानिकारक भी। अब एक लास्ट और पढ़ेंगे, शैवाल। शैवाल को जैसे मैंने आपको बताया, जनरल शब्दों में हम इसे क्या बोलते हैं, काई। आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत सारा पानी निकल रहा है, नाली की साइड जा रहा है ना, जहाँ से वाटर का पैसेज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, काई जम जाती है। जैसे ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर चारों तरफ क्या जम गई है, काई जम गई है। तो ये एक कोशिकीय भी होते हैं और कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक, क्लोरेला, ये कैसे शैवाल हैं, एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय भी शैवाल होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब ये होता है कि जो जिनमें सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं, चाहे वो उनका भोजन लेने की प्रक्रिया हो, चाहे उसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, एक ही कोशिका में होती है, तो हम उसे एक कोशिकीय जंतु बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। और ये जो शैवाल होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि क्लोरेला। क्लोरेला में क्या होता है, क्लोरेला में क्लोरेला से एक क्या बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरेलिन। क्या बोलते हैं, क्लोरेलिन। क्लोरेलिन नामक औषधि बनाई जाती है, जिसे एंटीबायोटिक, जिसे हम प्रतिजैविक औषधि बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो उपयोगी सूक्ष्म जीव और उनके प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।